जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हूँ लतीफ़ रज़ा। आप मेरे सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे इस वक्त जो मेहमान हैं चौधरी एजाज अहमद ख़ान, जो कि जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बड़ा नाम है। आज जो है गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी से वो 56 कंस्टिट्यूंसी से अपनी किस्मत आजमाई का फैसला कर रहे हैं और कल शाम को कैंपेन का वक्त भी एहताम पजीर हो चुका है कंस्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे वो ख्यालात, वो एक्सपीरियंस जो आप जानना चाहते हैं, वो बातें जो आपने पूछी हैं, और आपके तमाम सवालात एजाज अहमद ख़ान साहब से पूछने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। जुड़े रहिएगा नाजरीन हमारे साथ। सबसे पहले मुलाकात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले पूछना चाहेंगे एजाज साहब, आज डिलिमिटेशन के बाद आपने बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप गूल से शायद चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से मसलसल 3 बार आप जीते हैं, लेकिन आपने अचानक से ये फ़ैसला किया कि आप आज़ादाना तौर से गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी से अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, नया नया तजर्बा, एक नया एक्सपीरियंस और नए लोग, नए इलाके, नए मसाइल, ढेरों मसाइल हैं जिनको आपने देखा होगा बखूबी, कहाँ कहाँ तक आप पहुँचे हैं ये भी जानना चाहेंगे। और यहाँ मुझे लगता है कि मसाइल्स के अंबार हैं बनिस्बत गूल अरनास कंस्टिट्यूंसी जो पहले होती थी। रज़ा साहब, जैसे आपने कहा, मैं तो पहले गूल अरनास कंस्टिट्यूंसी से तल्लुक़ रखता था। तो जब नई हदबंदी हुई तो उसमें चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से चेंज हुई। कुछ हिस्सा गूल अरनास कंस्टिट्यूंसी का रियासी में चला गया, कुछ हिस्सा बनिहाल में चला गया और कुछ हिस्सा गुलाबगढ़ में चला गया। तो बातें होती रही और कोशिश होती रही कि हम कुछ ऐसा तरीक़ाकार बनाएं कि कम से कम तीनों कंस्टिट्यूंसी से वहाँ पर अपनी प्रेजेंस रखी जाए और अपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए। लेकिन इतना शॉर्ट पीरियड्स में इलेक्शन अनाउंस हो गया जी कि उस वक़्त लास्ट के दिनों में थोड़ा मुश्किल हो गया कि हम ज़्यादा एरिया शायद कवर नहीं कर पाए। तो उसी सूरत में गुलाबगढ़ से लोगों की भी एक डिमांड थी, तो उसको मैंने समझा कि चलो गुलाबगढ़ से इस वक्त किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं। तो कैंपेन जब शुरू हुई, जिस दिन नॉमिनेशन फॉर्म भरा 5 तारीख, उस दिन से मैं तकरीबन इलाके में रहूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर पंचायत को वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की, हर फर्द से बात करने की कोशिश की, हर एक तबका फ़िक्र के लोगों से बात करने की कोशिश की और हर सोच रखने वाले आदमी से बात करने की कोशिश की। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं, मेरा हमेशा आपने देखा है कि मैं इलेक्शन सिर्फ जीतने के लिए और कुर्सी तक पहुंचने के लिए नहीं करता, बल्कि इलेक्शन कैंपेन एक एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप लोगों की मुश्किलात, दुश्वारियाँ और परेशानियाँ महसूस कर सको। जब आप लोगों में जाओ, महसूस करो क्या चीज़ है, क्यों हमें लड़ना चाहिए इलेक्शन, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक कुछ सीखने को मौका मिला। जी, किस तरह के मसाइल जो हैं वो आपने पाए, आपको क्या महसूस हुआ जब आप इलाका जात के अंदर गए हैं, आपने दौरा किया है, तो क्या क्या मसाइल आपके सामने देखे? गुलाबगढ़ के अंदर जो है डेवलपमेंट के हवाले से लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट बहुत कम हुई है, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि इससे कबल जो लोग काबीना वज़ीर भी रहे हैं, इन इलाकों की नुमाइंदगी उनके हाथ में थी, उनकी कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं या नाला हैं या लोग? देखिए, अगर उसको साफ़ लफ्ज़ों में कहा जाए तो मेरे ख्याल में गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी एक वाहिद ऐसी कंस्टिट्यूंसी होगी जो सबसे बहुत ज़्यादा पसमानदा है किसी भी लिहाज से। जब आज मैं देखता हूँ, मैंने स्टेट गवर्नमेंट में मैं रहा, मैंने हर एक जगह देखा। गुलाबगढ़ में भी हम जाते थे, लेकिन इतना इंटीरियर, इतना माइक्रो लेवल पर, जो छोटी लेवल पर हमने कभी ट्रैवल नहीं किया काफ़ी दिनों से। तो जब मैंने महसूस किया तो मुझे लगता है कि वही 1996 जैसी सूरत हाल है, कोई ज़्यादा बदला वहाँ पर नहीं है। कुछ सड़कें अभी शुरू हुई, कुछ बिजली अभी लगी, कुछ पानी की स्कीमें अभी इन पिछले 7-8 वर्षों में लगी, लेकिन जो सही वो डेवलपमेंटल एरा था, जिसको हम 2002 से लेकर 2014 का एक डेवलपमेंटल एरा समझा जाता था, मुझे लगता है कि उस दौर में गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी पर काम ही नहीं किया गया। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना की स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो,
चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम्स, मुख्तलिफ स्कीम जो थी जहाँ पर आपको 0 to 10 और 0 to 20 लीटर पानी पर फैमिली देना चाहिए था, या एक अच्छी हेल्थ सर्विसेज NHM का बहुत बड़ा एक स्कीम फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे नहीं लगा कि गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी इलाके तक पहुंचा हुआ होगा। तो हैरानगी होती है जहाँ पर बेसिक चीज़ें जो हैं, जैसे आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अगर कुछ देख लें, तूली प्राइमरी हेल्थ सेंटर देख लो गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, गोटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर देख लो, आप लार देख लो, आप बलमत कोट देख लो। मैं ये मिसाल के तौर पर कुछ टफ था इस इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान। आप 3 बार जीत चुके हैं, लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस जहाँ तक हमारा ख्याल है शायद सबसे ज़्यादा टफ रहा होगा। ग्राउंड के ऊपर जाकर मतलब हर जगह पे हर चीज़ को समझना और इतनी ज़्यादा जो है मुसीबत से हर जगह तक पहुंचना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इस बार। लोगों तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि आपकी सड़कें नहीं हैं, आपके रास्ते नहीं हैं, आपको उतना वक्त नहीं है कि आप पहुंच सको। लेकिन जो लोगों का प्यार था मुझे लगता है बहुत ज़्यादा था, रिस्पांस लोगों का वो बहुत ज़्यादा था। वो इतना ज़्यादा था कि जिस जगह पर भी हमने गए हजूम, कहीं लोग, मुझे नहीं लगा कि कोई लोग ऐसे रहे जो हमसे मुलाकात नहीं हुई, जिनसे बात नहीं। और लोगों के दिलों में एक उम्मीद और एक यकीन के एक तब्दीली आने वाली है, एक वक्त बदलने वाला है। और ख़ास तौर पर जो नौजवान यूथ है उनको लगता है कि एक वक्त बदलने वाला है, और उस बदलाव के लिए वो सब लोग इकट्ठे हुए। इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप अल्लाह करे कि जीत कर आएँ, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए। एक तो रोड कनेक्टिविटी फर्स्ट है जी, दूसरा अच्छे हेल्थ इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे हेल्थ इंस्टीट्यूशन, और जितने भी ये मेडिकल एड सेंटर हैं या जो छोटे सेंटर हैं उनको वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करवाना, ताकि बेसिक फैसिलिटी ग्राउंड पर लोगों को कम से कम हेल्थ की बेसिक फैसिलिटी मिले। तो आज तो जितने भी केसेस हैं हेल्थ के वो रेफरल हैं यहाँ से, तकरीबन अब जिसको थोड़ा भी बीमारी हो जाए उसको जम्मू जाना है, उसको यहाँ रुकना ही नहीं है। किसी को थोड़ी भी तकलीफ बुखार भी हो जाए उसके ट्रीटमेंट के लिए भी जम्मू जाता है। तो कम से कम ये बेसिक ट्रीटमेंट तो यहाँ पे मिले इस गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों को। तो दूसरी चीज़ जो है अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कम से कम एक ब्लॉक में एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हमने मॉडल स्कूल्स नाम तो दे दिए हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो चीज़ें हम नहीं दे पाए हैं। हमने एजुकेशन के अंदर टीचर्स को अभी ट्रेंड ही नहीं किया, हमारे पास ट्रेंड टीचर अवेलेबल नहीं है, और जो लोग रिटायर हो गए उनकी जगह जो खाली असामियाँ हैं उनको भरा ही नहीं है। तो वो एक जो गैप बीच में आ रहा है, उससे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो कम हुआ है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन में जाने की ज़रूरत है। जो चौथी सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नौजवान पिछले 12 बरसों से रोज़गार की तलाश में है, अब कुछ ओवर एज हो गए हैं, फैमिली में चले गए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। जब तक हम यहाँ पर और हमारे इस एरिया में, देखो मेरा हमेशा मानना है कटरा वैष्णो देवी में अगर 1.25 करोड़ टूरिस्ट आता है, उसका हम 25 लाख या 30 लाख ही अगर हम डाइवर्ट कर जाए इन लोकेशंस पर, तो वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो हो जाता है, कश्मीर से ज़्यादा हो जाता है। आप रामाकुंडा की बात करो, आप जगनटाप की बात करो, आप सोनाबाग की बात करो, आप अक्षय की बात करो, आप गुलाबगढ़ के ऊपर एरिया हैं जो हाई रेंजेस हैं उसकी बात करो, आप बलमत कोट के ऊपर लोन गली और बाकी एरिया है बगोदास के ऊपर उसकी बात करो, इवन के जो हमारा ये कौसरनाग जिसको कहते हैं, कौसरनाग की बात करो, फिर आप ये पार दलाना माल है यहाँ इसके दरमाड़ी के सामने से लेकर ये पीछे तूली बना के लास्ट तक जाती है, ये बड़े बड़े मिडोज़ हैं वहाँ पर। तो इन एरियाज़ को अगर हम एक्सप्लोर करें और वो टूरिस्ट जो है उसका, मैंने कहा 25 लाख टूरिस्ट अगर कटरा का सिर्फ इस साइड में डाइवर्ट हो जाए और एक एक दिन का स्टे बन जाए, मुझे लगता है ये तो तकदीर ही चेंज हो सकती है और एक नया वर्जन एरिया एक्सप्लोर किया जा सकता है। ट्रैकिंग जोन इतने अच्छे अच्छे हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। जी, आपने रोज़गार की बात की, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अब जो है आपका इशारा इस तरफ भी है, कहीं जो प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ चसाना में, इसके अंदर एजाज अहमद खान साहब की क्या प्रायोरिटी रहेगी? जो नौजवान बेरोज़गार हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं, शायद आप ही जीत जाएं,
तो आप क्या इन नौजवानों के लिए क्या करेंगे? इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे, ये तो तय है तकरीबन, ये लोगों ने जहन बना लिया है, उसमें कोई सवाल का अब गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा, जैसे ये बुद्धल गूल रोड जिसको कहते हैं, जिसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जब मैंने वहाँ पर देखा, दो चीज़ें वहाँ पर देखने में बड़ा हैरानगी हुई कि यहाँ का कहते हैं बाबा आदम ही, वो कहावत है, बाबा आदम ही निराला है। एक तो जितने काम वहाँ पर चल रहे हैं उनमें कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। यहाँ पर स्लाइड्स हुए, स्लाइड होने की वजह से 2 लोग पसी के नीचे आ गए, लेकिन किसी ने ये उस कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पूछा कि तुमने सेफ्टी मेजर्स क्या ले लिए। कम से कम भी इस वाइकेरियस लाइबिलिटी बनती है, उस कॉन्ट्रैक्टर पर भी बनती है, जो एजेंसी काम कर रही है उस पर भी बनती है, बीआरओ पर। और मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एसपी है, उन्होंने उसका नोट क्यों नहीं लिया। और उनको तो 302 में बुक होना चाहिए था उन कॉन्ट्रैक्टर्स को अभी तक। वहाँ पर कम से कम मुझे इतला मिली कि उससे पहले भी 2 बच्चे इसी तरह से कोई पत्थर आया और उसकी वजह से मर गए, और उनको 10-10 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया दिखा के दे के चुप करवा दिया गया। तो ये तो कत्ल हैं, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कत्ल हैं। जहाँ पर एक्सीडेंट वहाँ होते हैं जहाँ पर बाई चांस कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है, लेकिन उसमें भी कानून क्लियर है, वाइकेरियस। अगर आप जीत कर आए तो क्या एक इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं आपसे? मैंने तो पहले ही कहा, हमने तो ये लड़ाई लड़नी है और मैं उसी की तरफ जा रहा था। दूसरी चीज़ जो है, एक तो मेन प्रॉब्लम ये है, दूसरी चीज़ मेन प्रॉब्लम ये है कि लोकल पॉपुलेशन कहीं पर भी एंगेज नहीं है। ज़मीनें लोगों की हैं, लोकल लोगों की हैं, पानी लोकल लोगों के ख़राब हो रहे हैं, आपकी बेसिक फैसिलिटी नीड जो यूटिलिटीज़ है, जिनको यूटिलिटीज़ कहते हैं, ब्राइडल पाथ हो गई, रास्ता हो गया, सड़क होगी, पानी हो गया, बिजली हो गया, यूटिलिटीज़ लोकल लोगों की डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बाहर के लोगों को है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर कम से कम इस प्रोजेक्ट पर 20-20 आदमी एक पंचायत के लगे होते, आप चसाना से ये 26 पंचायतें हैं, तो 1000-1500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी, लेकिन उनको कहीं इंटरटेन ही नहीं किया जा रहा। और मुझे समझ नहीं आती कि ये ठेकेदार बड़े बड़े बाहर से क्यों लाए जाते हैं, और आगे सब कॉन्ट्रैक्टर, अगर उसी मज़दूर, मेरा मज़दूर यहाँ से हिमाचल में जाके काम कर सकता है, मेरा मज़दूर पंजाब में जाके काम कर सकता है, वही टेक्निकल काम वो जाके क्या नाम है इसका, करगिल में, लेह में कर सकता है, तो वो मज़दूर यहाँ यूटिलाइज उसकी बातें क्यों नहीं होती? कुछ ना कुछ दाल में काला तो है, कोई ना कोई है यहाँ पर ठेकेदार बने हुए। और मिली भगत है आपका? मैक्सिमम लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आउटसाइडर हैं, जो कुछ बड़े अहदेदार हैं, उन लोगों ने यहाँ पर ठेके लिए हुए हैं और उन्हीं की चलती है, ना लोगों को वो सुनवाई करने देते हैं, ना वहाँ बात करने देते हैं। तो इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी, या तो प्रोजेक्ट चलेगा या लोकल लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। जी। मेरे साथ अहम शख्सियत एजाज़ अहमद ख़ान साहब बात कर रहे थे। आज की इस गुफ्तगू के अंदर हमने आपके मुद्दों, ख़ास तौर पे नौजवानों के जो अहम मुद्दे हैं, नौजवान जो रोज़गार चाहते हैं, और रोज़गार के हवाले से भी जानने की कोशिश की है, और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौजवानों को किस तरह से एंगेज किया जाए, किस तरह से इंसाफ किया जाए। चौधरी एजाज़ अहमद ख़ान ने खुलकर इस हवाले से अपनी बात जो है वो सामने रखी है। चौधरी एजाज़ अहमद ख़ान साहब का किन लोगों के साथ गुलाबगढ़ के अंदर, किन सियासी हरीफ के साथ मुकाबला है, और ये मुकाबला कौन किस तरह से जीतेगा, चौधरी एजाज़ अहमद ख़ान साहब से भी इस हवाले से जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। कौन है मद्दे मुकाबिल आपकी? मेरे मद्दे मुकाबल जो अगर मैं समझूं तो वो इश्यूज़ हैं, जिन इश्यूज़ को जो लोग इसमें इससे पहले यहाँ पर रहे, नुमाइंदगी में रहे, गवर्नमेंट में रहे, जो एड्रेस नहीं कर पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग 1996 से लेकर 2014 तक यहाँ इस इलाके को नुमाइंदगी की है, लेकिन वो लोगों के मसाइल हल नहीं कर पाए, वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। करप्शन का इतना बोलबाला यहाँ पर रहा, हर जगह से करप्शन की आवाज़ आती है। डेवलपमेंट का फेलियर जो है वो बिल्कुल रहा, लोगों तक रीच आउट नहीं कर पाए, लोगों तक पहुंच नहीं पाए, आम आदमी की सुनवाई नहीं होती, किसी दफ्तर में लोगों को कोई जवाबदेह सरकार नज़र नहीं आई। मेरा उन चीज़ों के साथ मुकाबला है, और उसका ज़िम्मेदार मैं सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मानता हूं। और पिछले 10 बरसों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है, जब हम ग्राउंड पर देखते हैं तो उन दावों में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से नाकाम है, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। जो
हम हवा में बातें करते हैं। अगर PMAY मकान की बात करें तो वो लोगों तक सही मायने में फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। अगर हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें तो एक आदमी को भी बेनिफिट नहीं मिला है। लोगों को लैंड लेस हो गए। स्टेट लैंड पर जो काफ़ी अरसा से लोग काबिज थे, वहाँ काश्त करते थे, उनको बेदखल कर दिया गया है। आप अपना मकान एक गरीब आदमी नहीं बना सकता। माइनिंग का इतना बड़ा इशू है कि माइनिंग का अगर PMAY का मकान बनाना तो माइनिंग का चार्जेस जो है, एक घर को 2 कमरे बनाने के लिए उसको 80,000 रुपया लगता है। तो आप देते कितना हो, उसमें भी करप्शन इतनी ज़्यादा है कि जिसका कोई हद और शुमार ही नहीं है। इसलिए ये बुनियादी चीज़ों से मेरा मुकाबला है जो मुसीबतें लोगों पर है, और वो मुसीबतें पैदा करदा दोनों पार्टियों की हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी। उन्होंने मिलकर ये मामलात पैदा किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी नुमाइंदा मैदान में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा भी मैदान में है, PDP का नुमाइंदा भी मैदान में है। लोग एजाज अहमद खान को ही क्यों जिताएं? क्योंकि लोगों को मुझे लगता है कि ये यकीन है कि हम सच की सियासत करते हैं। हम जो बात हमारी करनी और कथनी में कभी फ़र्क नहीं है, हम वही कहेंगे जो हम कर सकते हैं और कोशिश करेंगे। लोगों को यकीन है, जो उन्होंने गुलरनास कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा काम देखा या एज ए मिनिस्टर मेरे तक पहुँचे, रसवाई हुई उनकी, और जो बातें हुई, जिस तरह से उनके इश्यूज़ को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की, हालांकि मैं नुमाइंदा नहीं था, उससे लोगों को एक यकीन है कि अगर इस वक्त हमें इस भंवर से कोई निकाल सकता है तो वो यही आदमी है जो निकाल सकता है। एक नौजवान को एक उम्मीद है, एक यूथ को उम्मीद है, जो अनकनेक्टेड एरिया हैं उनको बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमें शायद कनेक्ट हो जाएं, और हो भी सकते हैं। यानी बेतहाशा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आता है। PMGS लोग आपको दूर दूर तक, गुलाबगढ़ की खास मैं बात करूं तो दूर दूर तक आपको मैंने देखा कि कैंपेनिंग के दौरान में आपके प्रोग्राम्स रखे गए थे वहां के लोकल्स की जानिब से। क्या एक खामोश मैसेज ये था कि जिस रोड से आप गुजर कर जाएंगे वो रोड नहीं, एक नाली की तरह, एक खड्डों की तरह, एक ट्रैक्टर रोड के जैसा रोड है जहां गाड़ी चलाना इंतहाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, फिर भी आप उन रास्तों से गुजर कर गए तो कहीं ना कहीं आपको लोगों ने गुफ्तगू के दौरान बताया या ना बताया, ये एक खामोश मैसेज था कि एजाज अहमद खान जब अगर इक़्तिदार में आ गए तो सबसे पहले वो इन रोड्स को ठीक करेंगे, जो रोड ठीक करने के काबिल हैं, जो रोड जो है नहायत ही खस्ता हालत में है। बिल्कुल, लोगों को ये था कि हम इनको यहाँ से गुजारते हैं तो उससे उनको ये यकीन होता था कि ये जब खुद देखेंगे तो कम से कम हमारे मसाइल हल होने के चांसेस हैं। तो सड़कें क्या, PMGSY का आप ब्लैक टॉप रोड तो आपको कहीं नज़र ही नहीं आएगा। इस वक्त PMGSY 2 चल रहा है, जहाँ पर आपको स्कीम में है कि अगर 70% रोड जो है वो ब्लैक टॉप है तो आप PMGSY में उसको टेक ओवर कर सकते हैं। मुझे कोई 70% रोड PMGSY को टेक ओवर करने वाली नज़र ही नहीं आई गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में कि जिसको आप ट्रांसफ़र कर सको PWD से PMGSY। स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूँ आपको। अब सौभाग्य स्कीम का यहाँ पर बात हुई, 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने हर घर में बिजली दे दी है, लेकिन वहाँ इतने घर खाली है जहाँ पर बिजली नहीं है। तो जब आप वो चीज़ देखते हो तो आप सोचते हो कि ये किस लेवल की बात है और कहाँ पहुँचे हुए हैं, हम किस दुनिया में रहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम नीचे परकोलेट हुई ही नहीं है। इन रोड्स को अगर देखा जाए तो गूल और संगलदान के जो सड़क हैं, नालियां हैं, वहाँ की तामीर और तरक्की देखी जाए तो कहीं ना कहीं इन इलाकों के बनिस्बत गूल संगलदान जो है लंदन की तरह नज़र आता है। वहाँ पर बहुत काम हुआ है किसी भी स्कीम पर, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स आई उन पर बहुत काम हुआ है। यानी कि आप इस पूरे एरिया, ये जो इवन के ये जो एरिया है थुरू तहसील का एरिया देख लो, आपको दो विलेज हैं रेवेन्यू विलेज थुरू के अंदर, रेवेन्यू विलेज थुरू, रेवेन्यू विलेज बुदन, 2 ही गांव हैं रेवेन्यू विलेज, लेकिन इसमें 10 सड़कें होंगी यहाँ पर रास्ते में, और उन 10 सड़कों की वजह से कोई PMGSY में काम चल रहा है, कोई अपग्रेडेशन में चल रहा है, आपको बेहतरीन रोड बनने की तरफ जा रहे हैं वो। यानी कि आपको फर्स्ट में कंस्ट्रक्शन हुई, आप बेहतरीन ब्लैक टॉप हो रहा है, चल रहा है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन उसकी निस्बत आपको वहाँ नहीं मिलेगा। आप कोई हेल्थ यहाँ बिल्डिंग देखोगे, अच्छी खासी बिल्डिंग नज़र आएंगे हेल्थ की, इवन के मेडिकल एड सेंटर्स की बिल्डिंग नज़र आएंगे आपको हर जगह। गुलरनास कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसा नहीं था। हमने लास्ट 2014 में बहुत से सेंटर्स जो हैं मेडिकल एड सेंटर खोले, आपने खुद भी देखे होंगे गोल में घूम के। हर विलेज को हमने एक मेडिकल एड सेंटर देते थे हम। यहाँ पर तो बड़ा बड़ा गांव जो है वो उसके बगैर है।
हमारे तो मोड़े आप थुरू में देख रहे हैं, थुरू में बासा एक जगह है, बासा से आगे चले जाओ हाड़ीवाला, बासा में मेडिकल एड सेंटर, थुरू में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हाड़ीवाला में मेडिकल एड सेंटर, करमकट्ठा में मेडिकल एड सेंटर, लांचा में मेडिकल एड सेंटर, बुदन में भी हॉस्पिटल PIC, चकलास में भी, सलदार में 3। तो जब वहाँ ये आप देखोगे साथ वाले, और उसकी निस्बत आप चले जाओ दूसरी साइड जो वो वाला एरिया है, या जमसलान चले जाओ, कलवा चले जाओ, ये साथ जुड़ता हुआ एरिया शजरू चले जाओ, तो ये चेरलवेल एरिया है, वहाँ तो ये चीज़ें आपको नज़र ही नहीं आएंगी कहीं पर। चेरल वगैरह की ये जो सड़कें हैं, एक साहब बहादुर तो वो खुद इंजीनियर थे, इन्हीं PMGSY सड़कों के इंजीनियर थे। आप उनकी हालत देखोगे, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा नक्सिस रहा है कुछ ठेकेदारों के और इंजीनियर साहब के बीच में। आज भी वही ठेकेदार 25 लोग उनके कंपेनर हैं और उनके साथ एक इंजीनियर साहब मिल गए हुए हैं, और वो उसी तरह से काम कर रहे हैं कि जिस तरह हमने ठेका करना है। सड़कों की हालत ख़राब की हुई है, कोई विज़न नहीं है, कोई सोच नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप इसको भी एक एज ए बिज़नेस, सियासत एक बहुत पाइस रहनुमाई करना बहुत पाक ये रुतबा होता है। इसको अगर हम उस रुतबे से लें कि हम करप्शन करवाएंगे, हम रिश्वतखोरी करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है। और सबसे बड़ा रिश्वतखोरी से लड़ना, मैंने एक चीज़ और देखी, मैं यहाँ पर बात करूँगा, गुलाबगढ़ आपने गुलरनास कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा, हमने मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग, मुख्तलिफ़ सोच के लोग, मुख्तलिफ गुजर, कश्मीरी, ठक्कर, ब्राह्मण, हर तरह के लोग रहते थे, लेकिन गुल अरनास एक कौम थी। जी, बड़ा सेकुलर लेके चले हैं, सेकुलर फाइबर लेके चले हैं, और किसी ने उसको डैमेज, हालांकि 2014 के बाद बहुत बड़ा एक दचका आया था ये जो सेकुलरिज्म को दचका देने के लिए, बट ये एरिया डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसमें वैसा ही रहा सेकुलर। जो नफरत को लेकर चलते हैं उनको क्या मैसेज देंगे चौधरी एजाज अहमद खान साहब? मैं वही कह रहा था, मैंने कम से कम इन 20 दिनों में एक और चीज़ अचीव की। गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजर कश्मीरी के नाम, हिंदू मुसलमान के नाम पर इलेक्शन होते थे, इलाके के नाम पर इलेक्शन होते थे, लेकिन मैंने उनको एक कौम में तब्दील करने की कोशिश की, ज़ात पात से हटकर एक कौम में। आज गुलाबगढ़ एक कौम के नाम पर सामने आती है। आप देखते होंगे हमारे प्रोग्राम्स, अगर देखोगे हर मज़हब, हिंदू, मुसलमान, गुजर, कश्मीरी, हर कोई अपने सोच और नज़रिए को लेकर एक नज़रियाती सियासत पर हमने इनको लाया। बात करेंगे ट्राइबल के हकूक़ पे, अगर कहीं पे खड़ा होने की ज़रूरत पड़े तो जम्मू कश्मीर लेवल पर, तो अगर आप जीत कर आए तो वो लोग जो आपको जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, तो उनके हकूक़ की बात आई तो आप क्या खड़े नज़र आएंगे किसी भी महाज पे? मेरा तो एक साफ सा नज़रिया है, मैंने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने की कोशिश की है, और मैं कभी जालिम के साथ खड़ा नहीं होता, मैं मज़लूम के साथ खड़ा रहूँगा। जिस पर भी जुल्म हो रहा होगा, चाहे वो ट्राइबल है या नॉन ट्राइबल है, जिसके भी हकूक़ पामाल किए जा रहे होंगे, मैं उस हर फ़र्द के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी एजाज अहमद खान साहब, जो कि गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी 56 से उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव निशान गैस सिलेंडर है। 6ठे नंबर पे हैं ये, हमेशा अमूमन जो हैं पहले नंबर पे हुआ करते थे। इस छोटी सी पेशकश में अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। अपनी तासुरात का जो है मुज़ाहिरा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।